गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। आर्यन, साक्षी, गुड इवनिंग अक्षित, सर। अक्षित आई एम सेइंग अक्षिता। मेरी वॉइस क्लियर है ना? कूलर की आवाज तो बहुत ज्यादा नहीं आ रही ना? मतलब आ सर रही आई होगी नहीं बट आई रही है। थिंक इतनी ज्यादा नहीं आ रही होगी। यू नहीं कैन आ रही से है सर। यस और नो। मैं हेडफोन वो वाले लगा लूं क्या? टू वे वाले, ये वाले? आप लोग बोलोगे कुछ? चलो ये लगा लेता हूँ। चलो, तो टुडे वी विल रीड। अपना क्रोमेटोग्राफी तक हो गया था, अब अपन आगे पढ़ते हैं, ठीक है? चलो, गुड इवनिंग दीप, गुड इवनिंग सर। आर्यन, साक्षी। चलो, कल जितना पढ़ाया था समझ में आ गया था ना? यस। हाँ, ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा? चलो, बॉलीवुड बाइट, हाँ। तो देखो, कल अपन ने पढ़ा था कहाँ तक, ये अपन देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी पढ़ लिया था। क्रोमेटोग्राफी किस लिए यूज होती है? फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट कलर्स, है ना? किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? दो चीजें होती हैं, एक मोबाइल फेज होता है, एक स्टेशनरी फेज होता है। मोबाइल फेज क्या करता है? वो मूव करता है, आपका कलर हो गया। स्टेशनरी फेज रेस्ट पे रहता है, ठीक है? वीडियो ऑन कर लो यार, ऐसे ठीक लगता है। वीडियो ऑन कर लो अपना। हम्म। आर्यन तुम भी ऑन कर लो, साक्षी। हाँ, सर मैं साक्षी नहीं कर सकता तुम अभी, नहीं कर सकते? ओह माय गॉड, क्यों? क्या हो गया ऐसा? क्योंकि सर मेरा मुंह आधा राइट साइड झुक चुका है। हैं? उस सोते समय मुंह थोड़ा हो जाता है ना, थोड़ा ज्यादा साइड फोर्स लगा देते हैं। अरे तुम तो एकदम कैमरा कॉन्शियस इंसान हो, हाँ? चलो, मैं भी तो सो ही रहा था अभी, हाँ? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। तो क्रोमेटोग्राफी हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक अपने को पढ़ना है। ये जूम में रेड रेड क्यों आ रहा है? एक मिनट। अच्छा, जूम हैंग हो रहा है, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक बेटा अपने को पढ़ना है क्रोमेटोग्राफी के बाद। हाउ कैन वी सेपरेट, ये हो गया। हाँ, इमिसिबल लिक्विड, ये पढ़ा दिया था, इमिसिबल लिक्विड वाला, ऑयल और वाटर वाला। अक्षित, आर्यन, अक्षित बोल रहा हूँ, सॉरी अक्षिता यार। हाँ, साक्षी ने तो सब पढ़ यस सर। लिया है। हाँ, पढ़ा दिया था, बताओ ना। आर्यन ने बोला। अक्षिता यस पढ़ा सर। दिया था। ओके ओके, चलो, और फिर क्या पढ़ा दिया था? ये NH4Cl वाला भी पढ़ा दिया था, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट वाला, सब्लिमेशन वाला। एक्टिविटी 2.3.4 ये भी पढ़ लिया था, वेरी गुड। क्रोमेटोग्राफी भी पढ़ लिया था, वेरी गुड। हाँ, अब सुन लो। अब नेक्स्ट अपने को पढ़ना है, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिसिबल लिक्विड। मिसिसिबल मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिल जाते हैं। एक मिनट, बस मैं स्क्रीनशॉट उसका ले लूँ। मैं क्या आज समय पहले से मटेरियल तैयार नहीं कर पाता, लेट हो जाता हूँ तैयार करने में, ये दिक्कत है। लेट क्या है, टाइम नहीं मिल पाता, बहुत बिजी शेड्यूल हो गया है जीवन का। आप लोग की लाइफ अच्छी है, बस होमवर्क करना पड़ता है, बस इतना ही काम है। यहाँ तो देखो कितना सारा होमवर्क भी सर करो। 4 घंटे तो हम लोग लिखते ही रहते हैं, वर्क मिलता है। अरे तो लिखना जरूरी है ना, लिखने से क्या पता है, हाथों की शक्ति बढ़ती है। फिर तुम किसी को भी फाइटिंग में हरा सकती हो लिखने से। इसलिए तो लिखवा रहे हैं, और किस लिए लिखवा रहे हैं? शक्तिमान बन जाता है आदमी लिखने से। हाँ, देखो यहाँ पे, लिखना जरूरी है, बचपन में लिखना जरूरी है। फिर बड़े में वैसे तुम्हारा मन नहीं करेगा लिखने का। बड़े में वैसे इंसान पढ़ाई भी कम करता है फिर। अभी सारी पढ़ाई होती जितनी होती है। चलो, तो ये बेटा आपको दिया गया है, हाउ टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू मिसिसिबल लिक्विड। मिसिसिबल लिक्विड मतलब ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है? तो एक सिंपल यहाँ पे एग्जाम्पल भी जिसको याद कर लेना। ये एग्जाम्पल दिया है एसीटोन और वाटर का। एसीटोन कहाँ पे यूज होता है? नेल पॉलिश रिमूवल, ठीक है? सब लोग नेल पॉलिश लगाते हो ना? आर्यन,
स्क्वायर। नेल नो पॉलिश नहीं सर। लगाते हो? अरे यार, बाकी साक्षी, सर श्रेया। हम क्यों लगाएंगे? अरे हम क्यों ये लगाएंगे सर इसमें? लगाते हैं। हाँ तो उसमें हम क्यों लगाने वाले, क्या बात है, कोई भी लगा सकता है। अरे मतलब कभी ट्राई किया होगा ऐसे नेल पेंट लगाने का? बच्चे नहीं करते रहते छोटे, मैंने एक बार छोटे में लगा लिया था अपने हाथों में। हाथों में क्या हर जगह सर लगा लिया। बहुत छोटे में किए थे। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ, अभी थोड़ी बोलोगे अभी लगा के मार्केट जाओगे, तो फिर तो ऐसे नजर लग जाएगी ना। चलेगा। तो एसीटोन और वाटर को आपने मिलाया, ये दोनों आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे और एक होमोजेनस मिक्सचर बना देंगे। तो अब होमोजेनस मिक्सचर में तो आप फिर इजीली सेपरेट नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए बेटा अपन क्या यूज करते हैं, इसके लिए अपन यूज करते हैं ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम या डिस्टिलेशन वाला कॉलम। देख लो यहाँ पे क्या करते हैं, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, ये देखो, ये आप एसीटोन और वाटर को आपने बीकर में ले लिया, एक थर्मामीटर डाल दिया, इसको स्लोली हीट करना है। जो एसीटोन होता है, एसीटोन, इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 57 डिग्री सेल्सियस होता है। जो वाटर होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अब मैं इस मिक्सचर को हीट कर रहा हूँ, तो पहले कौन वेपराइज होगा बताओ, एसीटोन होगा या वाटर होगा? एसीटोन। 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 सही बात है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वेपराइज हो जाएगा। तो ये वेपराइज हो जाएगा। अब ये जो पूरा चेम्बर दिया है बेटा, ये चेम्बर है आपका कंडेंसिंग चेम्बर, यहाँ कंडेंसेशन होता है। ठीक है, कंडेंसेशन मतलब वेपर को ठंडा करके लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो फिर एसीटोन इस चेम्बर में जाएगा। यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ देखा ना, कोल्ड वाटर इन, तो ये ठंडा पानी ये पाइप के बाहर जाएगा। ये ठंडा पानी इस एसीटोन के वेपर की हीट को ले लेगा, एसीटोन कंडेंस हो जाएगा और इस बीकर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। इसका डायग्राम प्रैक्टिस कर लेना। किसी एक का डायग्राम बनाने को आ जाता है, या तो डिस्टिलेशन या तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब एक क्वेश्चन आता है कि कब डिस्टिलेशन यूज करना है और कब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है। देखो यहाँ पे, डिस्टिलेशन कब यूज करते हैं, जब बॉइलिंग पॉइंट, जैसे मान लो दो लिक्विड है, एक एसीटोन है एक वाटर है, तो अगर मैं इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस निकालूंगा तो कितना डिफरेंस आएगा, 43 डिग्री सेल्सियस आएगा ना डिफरेंस। 43। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो डिस्टिलेशन यूज करना है, और अगर दो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करना है। क्लियर है ये चीज? तो एक नंबर का सवाल आता है कब डिस्टिलेशन यूज करते हैं और कब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो उसमें आप लिख देना, इफ द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और अगर वो है मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस तो अपन डिस्टिलेशन यूज करते हैं। क्लियर है? साक्षी, अक्षिता, श्रिया, आर्यन स्क्वायर। यस Yes. सर। यस मैम। यस सर। कौन है भाई ये यार? चलो छोड़ो, हो गया, मैं बता चुका हूँ। अभी भी कुछ एक दो बच्चे नए ऐड हुए थे, तो वो भी मेरे को मैसेज करते थे, तो बोलते थैंक यू मैम, थैंक यू मैम फॉर एडिंग अस। हो गया, मैं कुछ नहीं बोलता, ठीक है चलो, इट्स ऑल राइट। कर दो मेरा सर जेंडर मैंने चेंज। नाम ही बोला था फर्स्ट टाइम। तुमने भी मैम बोला था ना? हाँ, सही है, सर वो बढ़िया है। क्या आपकी? आपका नेम लगता है ना मैम जैसा। ऐसा कुछ नहीं, सुनो, अंचल मतलब होता है एक स्पेसिफाइड एरिया, और अंचल पुल्लिंग है, हिंदी अगर पढ़े हो ध्यान से। आंचल होता है ना, आंचल में क्या आता है, आंचल में डबल ए आता है, आंचल ये। सर पता नहीं, मैंने तो मैम ही बोला था, मुझे तो ऐसे ही हाँ लगा तो था। तुम भी वही कल्प्रेट हो जिसने मेरा जेंडर चेंज किया था, समझी? तो ये बहुत बड़ा वो है किसी की जेंडर के साथ खेलना। आई कैन फील डिसग्रेस्ड एंड ग्रंटल एंड वॉट एवर। चलो छोड़ो, मजाक कर रहा हूँ। अब देखो, नेक्स्ट टॉपिक है, आगे से मत करना, ठीक है? अब तो पता है ना कि सर हैं, मैडम नहीं है। हम्म, अब बताओ उसमें मेरी क्या गलती है यार, मेरी बुआ लोग नाम रख दी, तो इसमें अपन क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं। सर चेंज कर लीजिए। बेटा अब चेंज नहीं होगा, चेंज करने का टाइम चला गया। वो चेंज कब होता है, वो 10 तक चेंज होता है, उसके बाद फिर बहुत दिक्कत जाती है चेंज का। मुझे मुझे हाँ, स्कूल में भी हर जगह। मुझे कोई दिक्कत नहीं मेरे नाम से, लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं तो मैं क्या करूँ, है ना?
कौन सर है? आप उनका नाम चेंज कर दीजिए। नहीं यार, अब ये मेरे को शोभा नहीं देता ना, मैं कोई ट्रॉलर थोड़ी हूँ। कैरी मिनाटी का रोल थोड़ी प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे आके कि जो आए सबकी बैंड बजाता रहूँ। अपना ये काम सर नहीं है, आप ठीक है। नाम चेंज करेंगे तो फिर तो आप ही बस बोल सकते हैं ना, वो नाम आप फेमस थोड़े ना कर देंगे। हाँ सही बात है। चलो ठीक है, छोड़ो ये नाम में क्या रखा है ना। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोह करो तलवार से, पड़ी रहे दो म्यान, है ना। देखो यहाँ पे आगे दिया है, यहाँ देखो ये दिया है, to separate a mixture of two or more miscible liquid for which the difference in boiling point is less than 25 Kelvin। अच्छा सुन लो, डिफरेंस में कैल्विन और डिग्री सेल्सियस सेम रहता है, ठीक है, उसमें कोई अंतर नहीं आता। तो या तुम डिग्री सेल्सियस बोलो या कैल्विन बोलो, डिफरेंस में दोनों चीजें सेम रहती हैं। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास ना हो तो देख लो, जैसे मैंने कहा 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 273 केल्विन। फिर मान लो मैंने कहा 27 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो जाएगा? 300 केल्विन। तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस लेता हूँ, सेल्सियस से सेल्सियस का 27 आ गया और इसका भी कितना आ गया? 27। तो डिफरेंस में सेल्सियस और केल्विन सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस मतलब अंतर नहीं रहता, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ मैं 25 केल्विन बोलूँ या 25 सेल्सियस बोलूँ, बात एक ही है। अब आगे दिया है, हाँ, तो ये कब यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? जब डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, ठीक है। अब देखो इसके पार्ट क्या क्या हैं। इसमें एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम प्रेजेंट होता है, इज फिटेड इन बिटवीन द डिस्टिलेशन फ्लक्स एंड द कंडेंसर। ये देखो, ये डायग्राम देख लो यहाँ पे, सॉरी फिर से मेरे को डायग्राम कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अरे यार बहुत दिक्कत है लाइफ में। चलो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को एक नया लैपटॉप खरीदना है, ठीक है। कहीं कोई दे रहा हो फ्री में तो बताना, मतलब फ्री में नहीं, कोई अपना सेकंड हैंड लैपटॉप बेच रहा हो, काम चलाओ, क्योंकि मेरा लैपटॉप बहुत पुराना हो गया है। इट इज ओल्डर देन मी। ये देखो, ये है बेटा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, और ये आपका कंडेंसेशन टैंक है, ये वाला कंडेंसेशन, ये डिस्टिलेशन फ्लास्क, और ये आपका फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। तो अब इसमें अपन जनरली क्या ले लेंगे, मान लो मैंने क्रूड ऑयल ले लिया। क्रूड ऑयल में क्या क्या होता है? पेट्रोल होता है, डीजल होता है, केरोसिन होता है। इन सबके बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस होता है बेटा, वो 25 डिग्री से कम होता है, ठीक है। मैंने सुना था कि मतलब लड़कियां ज्यादा वो होती हैं कैमरा कॉन्शियस, और नहीं बहुत तैयार होके आती हैं। यहाँ तो दोनों लड़के ही कैमरा कॉन्शियस हो गए हैं। हाँ क्या यार, कल को तुम लोग को लड़की वाले देखने आएंगे, तुम तो ब्यूटी पार्लर हो क्या होगे फिर तो। हाँ दोनों आर्यन। सर हाँ तैयार होके आ जाओ तो नो 2 घंटे लगते हैं अभी तैयार होने में। हाँ, दोनों अपनी शक्ल सर छुपा रहे हैं। बैकग्राउंड ठीक रहता है। अरे भैया बैकग्राउंड तो क्या, मैं कोई शाहरुख खान के घर में रहता हूँ क्या? है उसमें क्या है, जिसका जो घर है उसमें छुपाने वाली क्या बात है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शर्माते रहो, ठीक है। तो सुनो, अच्छा इसमें देखो बेटा, ये जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है, इसमें अपन एक चीज यूज करते हैं, इसको अपन बोलते हैं ग्लास बीड्स। क्या ये बोलते हैं? ग्लास बीड्स, ठीक। अब ग्लास बीड क्यों यूज करते हैं? वाह सुनो, ग्लास बीड क्या करता है, जैसे मान लो एक खूब सारी ग्लास बीड है, ठीक। अब जैसे मान लो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो बॉईल हो जाएगा, ऊपर जाएगा, कंडेंस होके आपको मिल जाएगा। तो पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट डीजल से कम है, तो पेट्रोल पहले वेपराइज होगा। अब क्या, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बहुत कम है, तो मुझे ना बहुत जल्दी जल्दी कंडेंस करवाना है, तो इसीलिए ग्लास बीड्स यूज किए हैं, ताकि जो कंडेंसेशन है वो जल्दी जल्दी हो। तो क्या करूंगा, ये जो ग्लास बीड, अब जैसे मान लो पेट्रोल के वेपर यहाँ पे गए, अब जैसे वेपर यहाँ पे जाते हैं तो सारे वेपर यहाँ पे स्टिक हो गए, है ना। सरफेस यहाँ पे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया इंक्रीजेस। एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरे पास बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटे छोटे और बहुत सारे हैं, तो उनका ओवरऑल सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाता है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे मान लो मेरे पास एक बड़ी सी चौक है, ये चौक है, मैं इस चौक को 3 हिस्से में तोड़ दूं, एक हिस्सा, 2 हिस्सा, 3 हिस्सा, या इस पेन की बात करते हैं, मैं इस पेन को 3 हिस्से में तोड़ दूं,
तो लेंथ जो है या जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस समझते हो ना, ये कर्व वाला, वो तो सेम रहेगा। लेकिन भैया जब मैं इसको तोड़ूंगा तो यहाँ पर एक एरिया बढ़ गया, यहाँ पर एक एरिया बढ़ गया, तो और ये नीचे एक एरिया एरिया बढ़ गया। ये सब एरिया बढ़ रहा है ना आपके, ये जो ऊपर वाले तोड़ने पर, जैसे चौक को मैंने तोड़ा, बड़ी सी चौक को, तो एक ऐसी 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 एक छोटी चौक ये मिली, एक छोटी चौक ये मिली, और एक और छोटी चौक ये मिली। तो ये जो कर्व्ड वाला है, ये लेंथ वाला एरिया तो सेम है, लेकिन ये वाला एरिया बढ़ गया, ये और ये एरिया बढ़ गया, और ये एरिया बढ़ गया। तो जो छोटी चीजें होती हैं उनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। तो यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा है। आपको पता है इवेपोरेशन में मैंने पढ़ाया था कि अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो कूलिंग जल्दी होगी, पढ़ा था ना। तो यहाँ भी वही होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा है, पेट्रोल जाएगा, इसके वेपर यहाँ पे स्टिक करेंगे और जल्दी जल्दी कूल होके कंडेंस हो जाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में मुझे मिल जाएंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है इसमें, मेन क्वेश्चन, कि यहाँ पर ग्लास बीड का क्या यूज है। देखो ये दिया है, a simple fractionating column is a tube packed with glass bead. The bead provides surface for the vapor to cool and condense rapidly. तो क्या करती हैं बीड, सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती हैं, जिससे आपके वेपर जल्दी कूल होते हैं और कंडेंस होते हैं। क्लियर है? अक्षता, आर्यन, साक्षी, श्रिया, आर्यन, यस सर। Yes, sir. यस। यस सर। डायग्राम पढ़ लेना, डायग्राम इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा। तो अच्छा, इसमें या तो दोनों का एक डिफरेंस पूछ लेगा, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का, या तो फिर किसी एक का डायग्राम या फंक्शन पूछ लेगा। ठीक। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ कैन वी सेपरेट द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ एयर। एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। तो मेन गैसेस यहाँ पे तीन अपन ने मानी है, एक अपन ने आर्गन मानी है, एक अपन ने ऑक्सीजन मानी है, और एक अपन ने नाइट्रोजन मानी है। इन तीनों गैसेस को मेरे को अलग करना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे, एक मिनट बताओ, इसको कॉपी पेस्ट कर दूं। हे भगवान, चल। देखो यहाँ पे, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अच्छा, एक चीज, सबसे पहला क्या करना है, एयर को लिक्विड एयर में कन्वर्ट करना है, या एयर को लिक्विफाई करना है। लिक्विफाई कैसे करते हैं? बाय कंडेंसेशन। Increasing pressure. हाँ, इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। हाँ, एयर को लिक्विफाई कैसे करते हैं? प्रेशर बढ़ा दो और टेम्परेचर कम कर दो, तो एयर आपकी लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक। तो पहला स्टेप ये, लिक्विफाई करने के बाद बेटा अब क्या करना है, इस एयर को धीरे धीरे गर्म करना है, बहुत धीरे धीरे। ठीक है। अब देखो, अब एयर एक लिक्विड बन गई है, ये एयर एक लिक्विड बन गई है। अब आप इसको धीरे धीरे गर्म करो, बहुत धीरे धीरे हीट दे रहे हो। तो आप ध्यान रखना, जिस अब एयर में बहुत सारी गैसेस हैं, तीन गैसेस हैं यहाँ पे, ऑक्सीजन है, आर्गन है, नाइट्रोजन है। जिस गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो सबसे पहले आपकी इवेपोरेट हो जाएगी या बॉयल हो जाएगी, ऊपर चली जाएगी। उसके बाद जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, और आखिरी में कौन जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाता हूँ, ऐसा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है ना, ये 8th में आपने पढ़ा होगा, तो सबसे ऊपर मुझे कौन सी गैस मिलेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। अब देखो यहाँ पे ये टेबल देखो, ऑक्सीजन दिया है, आर्गन दिया है, नाइट्रोजन दिया है। ये बताओ बेटा, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अक्षता, आर्यन, श्रिया, Oxygen. हैं? So nitrogen. हाँ, सुन लो भाई। नाइट्रोजन। हाँ, एक मिनट, मैंने कहा -2, Negative. हाँ, और -3 छोटा कौन है? -3 छोटा है ना, नेगेटिव में उल्टा हो जाता है। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? नाइट्रोजन का। मतलब सबसे पहले नाइट्रोजन गैस बॉईल होगी और सबसे ऊपर आपको N2 मिलेगा, उसके बाद आर्गन मिलेगा, और सबसे आखिरी में आपको ऑक्सीजन मिलेगा। क्लियर है? ये चीज बन जाएगा। तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट यस। किसका है? हाँ, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है इसका, नाइट्रोजन का।
फिर आर्गन का, और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट है, 1 मिनट बेटा मैं अगला क्वेश्चन थोड़ा कॉपी पेस्ट कर दूं। हाँ, जो लास्ट गैस कौन सी थी? लास्ट गैस थी ऑक्सीजन। ठीक, क्लियर है चीज? देखो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन दिए अच्छे, और ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। ये देखो, ये क्वेश्चन दिए आपको कि बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया, ये बड़ा कर दिया मैंने। अरे बड़े हो जाए भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, ये बड़ा हो गया। अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। करो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, बताओ। इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा। आर्गन फिर ऑक्सीजन। हाँ, वेरी गुड अक्षता। सबसे पहले नाइट्रोजन, उसके नाइट्रोजन। बाद आर्गन, और फिर सबसे आखिरी में ऑक्सीजन। अब सेकंड का आंसर बताओ, ध्यान से पढ़ के आंसर बताना। विच गैस फॉर्म्स लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड? नाइट्रोजन। हाँ, सोच के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन। हाँ, रीजन बताओ मेरे को, जो भी आंसर बता रहा है वो रीजन बताओ। चलो बताओ, अक्षता बताओ। Yes sir, oxygen because its boiling point is ऑक्सीजन बिकॉज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज। high. हाँ सुन लो, देखो सिंपल सी बात है। सॉरी, कह रहा है विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। जैसे अपन हवा को ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो अपने को लिक्विड बनाना है। लिक्विड वो बनेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, इसका मतलब उसके पार्टिकल में फोर्स ज्यादा है। तो जिसके पार्टिकल में फोर्स ज्यादा है वही जल्दी लिक्विड बनेगा ना। और जिसके पार्टिकल में फोर्स कम है वो तो हमेशा दूर दूर रहेगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है, उसके पार्टिकल के बीच फोर्स बिल्कुल नहीं है, तो वो तो गैस में ही रहेगा। और जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है बेटा, मतलब उसके पार्टिकल में फोर्स ज्यादा है, तो वो सबसे पहले आपका लिक्विफाई होगा। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है? ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले Oxygen. लिक्विफाई कौन होगा? सबसे पहले लिक्विफाई ऑक्सीजन होगा। आप यहाँ इससे देख लो ना, N2 सबसे ऊपर है, आर्गन उससे नीचे है, ऑक्सीजन सबसे नीचे है। तो N2 में सबसे ज्यादा एनर्जी है, तो वो तो जल्दी लिक्विफाई होगा नहीं। आर्गन में उससे कम एनर्जी है, और सबसे कम एनर्जी किसमें है? ऑक्सीजन में। तो जिसमें सबसे कम काइनेटिक एनर्जी, वही आपका जल्दी लिक्विफाई होगा। क्लियर है अक्षता? आर्यन, श्रेया, आर्यन श्रीवास्तव, बन जाएगा बेटा। Yes sir. तो ये पढ़ लेना। अच्छा, इसका डायग्राम दिया है एनसीईआरटी में बहुत बड़ा। अगर बोला है मैडम ने बनाने को तो एक बार प्रैक्टिस कर लेना, बट वो आता नहीं है। ठीक है, अभी देखो एनसीईआरटी खोलो, फिगर 2.12, पेज नंबर, ये है पेज नंबर 23। बहुत So बड़ा सा separation of components of air. हाँ, बहुत बड़ा डायग्राम है, बट वो कभी आता नहीं है। बट फिर भी अगर मतलब क्या पता पेपर में दे दी बनाने को, तो प्रैक्टिस एक बार कर लेना, बट इट इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये पता होना चाहिए बस, ये तो क्वेश्चन पता होना चाहिए, और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक, क्लियर है ये चीज़? ठीक है, Yes आगे sir. बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। आज ये चैप्टर मुझे खत्म करना है। एक्सरसाइज आप खुद कर लेना, और जो डाउट हो मेरे से पूछ लेना। कल से फिर अपन टेस्ट लेंगे, ठीक है, टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक, चलो। मैथ का यार क्या बताएं, अतुल सर थोड़ा गए हैं शादी में, नहीं तो मैथ का भी कर देते, अब वहां से पढ़ा नहीं सकते, किसी और के घर में है ना। तो सॉरी फॉर दैट, बट नेक्स्ट टेस्ट से आपके साथ रहेंगे। देखो यहाँ पे, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। अच्छा देखो, एक टेक्निक होती है बेटा जिसको अपन बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में भी क्या करते हैं? सॉलिड्स को यूज करते हैं। जितने भी सॉल्ट होते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये सब सॉल्ट है, नमक हैं सारे। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, एक जैसे मैंने सॉल्ट का सॉल्यूशन लिया, जैसे वो देखा है समुद्र किनारे जो नमक नमक के खेत होते हैं ना, देखा है ना नमक के खेत जहाँ पे शूटिंग वूटिंग भी होती है, नमक की फील्ड। तो क्या करते हैं, Yes खूब sir. सारा समुद्री पानी लेते हैं, उसको एक पर्टिकुलर एरिया में डाल देते हैं,
तो फिर क्या होता है, पानी इवेपोरेट हो जाता है और वहां पे नमक बचता है। लेकिन ये इवेपोरेशन नहीं है बेटा, नमक एक सॉलिड है, तो जहाँ भी सॉलिड प्रेजेंट होते हैं वहां पे होता है क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, पानी तो देखो इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन अगर वो सॉलिड है तो सॉलिड आपका प्योर क्रिस्टल फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है, प्योर क्रिस्टल। तो जब भी कोई चीज क्रिस्टल फॉर्म करती है तो जो भी इम्प्योरिटी है उसके आसपास, वो इम्प्योरिटी उससे अलग हो जाती है। तो ये एक फायदा भी है क्रिस्टलाइजेशन का इवेपोरेशन के ऊपर, कि मान लो मेरे पास एक लिक्विड है, ठीक, मान लो मेरे पास नींबू पानी है खूब सारा, तो मुझे मान लो, या शक्कर पानी है, शक्कर में मान लो हल्की गंदगी थी, ठीक। अब मैं चाहता हूँ कि ये पानी उड़ जाए और शक्कर बचे, तो मैंने इसको इवेपोरेट करवा दिया, पानी उड़ गया, शक्कर का कुछ बचेगा, साथ में शक्कर के साथ कुछ गंदगी या जो भी कॉन्टैमिनेशन था वो भी बच जाएगा। लेकिन जितने भी सॉलिड चीजें हैं, नमक एंड ऑल हैं, वहां पर क्या होता है, इवेपोरेशन के बाद ये प्योर क्रिस्टल फॉर्म कर लेते हैं और जो इम्प्योरिटी है वो अलग हो जाती है। ये चीज इवेपोरेशन में नहीं होती। क्लियर है चीज, बन जाएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन किस में होता है, प्योर सॉलिड्स में होता है, वाटर इवेपोरेट हो जाता है और जो सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, क्रिस्टल फॉर्म करके क्या करते हैं, इम्प्योरिटी से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन आपका यूज हुआ है। ठीक है बेटा, क्लियर है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक। अच्छा, इसके एप्लीकेशन पढ़ लेना, ठीक है ना, एनसीईआरटी में दिया है। ओके, अभी बस इसमें एक क्वेश्चन इसमें यही आता है कि व्हाट इज वन एडवांटेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ओवर एवेपोरेशन। तो लिख देना, क्रिस्टलाइजेशन में जो आपके प्योर क्रिस्टल फॉर्म होते हैं और इम्प्योरिटी अलग हो जाती हैं। नेक्स्ट, ये देखो इम्पोर्टेंट है, ये नेक्स्ट टॉपिक है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो अपने घर में पीने वाला पानी आता है उसको अपन कैसे प्यूरिफाई करें। ठीक, एक मिनट, ये देखो, इसको डायग्राम से देख लो, इजी हो जाएगा। ठीक, अपन क्या कर रहे हैं, अपन वाटर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, घर में आने वाला पानी। देखो, ये रिजर्वॉयर है, रिजर्वॉयर मतलब नदी तालाब कुआं जो भी है। सबसे पहला टैंक कौन सा है, सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक बेटा किस किस पर काम करता है, ग्रेविटी पर। किस पे काम करता है, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी। सेडिमेंटेशन टैंक में अपन एक बार पानी को भरते हैं और फिर उसको एकदम स्टेबल छोड़ देते हैं, हिलाते डुलाते नहीं है। तो क्या होता है, जो भी गंदगी है वो सब कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। लेकिन सुन लो, केवल हैवियर पार्टिकल बैठते नीचे, लाइटर पार्टिकल नीचे नहीं बैठ पाते। ठीक है, तो ये हो गया सेडिमेंटेशन। अपन क्या करेंगे, टैंक को नॉर्मल छोड़ देंगे बिना हिला डुले, हैवियर पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे और फिर पानी आपका लाइफ में आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, लाइफ में मूव ऑन करना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट है लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक में बेटा किसका यूज करते हैं, एलम। एलम मतलब फिटकरी। जो आपके दादाजी या पापा लोग होंगे, उन लोग फिटकरी लगाते हैं ना शेव करने के बाद, आफ्टर शेव बहुत कम लोग लगाते हैं, ज्यादातर लोग फिटकरी लगाते हैं। तो फिटकरी क्या करता है, फिटकरी की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आयनिक होता है, इसमें कुछ चार्ज हो जाता है। जब इसको पानी में डालो ना तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है और ये डस्ट पार्टिकल के साथ क्लिंग हो जाता है, चिपक जाता है। तो जब ये डस्ट पार्टिकल के साथ चिपक जाता है तो उनका वजन बढ़ जाता है, और जैसे उनका वजन बढ़ जाता है तो फिर वो नीचे बैठ जाते हैं। तो लोडिंग में अपन किसका यूज करते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। फिटकरी डस्ट पार्टिकल के साथ चिपक जाती है ना, वो बोलती है मुझे तुमसे प्यार है और मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। तो उसके साथ चिपक चिपक जाती है और उसको अपने साथ साथ ले डूबती है और आपका पानी साफ हो जाता है। अब उसके बाद बेटा देखो, ये वाटर जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। फिल्ट्रेशन टैंक में बस आपको तीन चीजें रखनी है, फाइन सैंड, पतली सी आपकी सैंड, ग्रेवल मतलब गिट्टी, और कोर्स ग्रेवल। ये ग्रेवल गिट्टी मतलब ये जो ग्रेवल है छोटी छोटी गिट्टियां हैं। थोड़ा हल्का डायग्राम में बड़ा कर देता हूँ, एक मिनट, एक मिनट। मम्मी, मोती हमको मोती राही।
हाँ देखो आप, ये सबसे ऊपर फाइन सैंड है, उसके नीचे ग्रेवल है, और उसके नीचे कोर्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी और रफ, कोर्स मतलब खराब है ना, खुरदुरा खुरदुरा ग्रेवल है। तो पानी यहाँ पे जाता है, इसको कुछ समय छोड़ देते हैं। जितनी भी इम्प्योरिटीज बची हैं जो सेडिमेंटेशन टैंक और लोडिंग टैंक में फिल्टर नहीं हो पाती हैं, वो सब इस, जब पानी इससे पास होता है फाइन सैंड से, ग्रेवल से और कोर्स ग्रेवल से, तो सारी इम्प्योरिटीज इनसे चिपक जाती हैं, और फिर वाटर चला जाता है कहाँ पर, क्लोरीनेशन टैंक में। क्लोरीनेशन टैंक में कौन सी गैस यूज करते हैं, क्लोरीन। और कौन सा पाउडर यूज करते हैं पता, ब्लीचिंग पाउडर, सुना नाम ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, ब्लीचिंग यस पाउडर क्या करता है, क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। इसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, अभी नहीं है, क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जब ये पानी में मिलता है ना बेटा, तब ये क्लोरीन गैस लिबरेट करता है। ये क्लोरीन गैस जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको मार देती है, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो कभी कभार देखा है ना, जो पानी है उसका स्वाद बड़ा खराब होता है, मतलब दवाई दवाई मिली होती है, दवाई मिली है, तो दवाई नहीं मिली रहती उस दिन, क्लोरीन गैस ज्यादा मिली रहती है, ठीक। और उसके बाद ये पानी अपने घर आ जाता है और अपन इस पानी को पी लेते हैं, ठीक है, अच्छे से बन जाएगा सभी को। यस ओके यस ओके। यस अच्छा, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल और केमिकल चेंज, ठीक है। अब उसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, देखो यहाँ पे फिजिकल चेंज मतलब, जैसे मेरे पास ये है, ये उसका राइटिंग पैड का बोर्ड है, तो अगर मैं इसको हल्का सा फाड़ दूंगा, अरे यार गायब हो जाता है, हाँ, अगर मैं इसको थोड़ा सा फाड़ दूंगा कहीं से, तो अगर मैं कार्डबोर्ड को फाड़ूंगा तो मुझे कार्डबोर्ड ही मिलेगा। तो ये कौन सा चेंज है, फिजिकल चेंज है, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा और सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है ना। फिर इसको बर्न करने के बाद ही केमिकल बन जाएगा। हाँ, अगर मैं इसको जला दूं तो फिर ये राख बन जाएगा, वो हो जाएगा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं। पानी है, मैंने गर्म किया, भाप बन गया, भाप को मैंने ठंडा कर दिया, वो पानी बन गया, क्लियर है। पानी को मैंने जमा दिया, बर्फ बन गया, बर्फ को पिघला दिया, पानी बन गया, तो ये रिवर्सिबल है, आप वापस से उसको पा सकते हो। बट केमिकल चेंज रिवर्सिबल नहीं होते। जैसे वही आपने कार्डबोर्ड जला दिया, और क्या, जैसे आप खाना, आपने जैसे चावल है, चावल को आपने पका दिया तो वो भात बन गया, अब भात से वापस चावल थोड़ी बनेगा। गेहूं की आपने रोटी बना दी तो अब रोटी से वापस गेहूं थोड़ी बनेगा। तो ये सब केमिकल चेंज है, फूड का डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारे चेंजेस केमिकल चेंज हैं। बन जाएगा फिजिकल केमिकल लिखते, यस है ना। एग्जाम्पल भी कोई एक दे देना और बता देना, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल है, केमिकल रिवर्सिबल नहीं है। फिजिकल चेंज में सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी खोता नहीं है, केमिकल में आइडेंटिटी खो देता है। फिजिकल में कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, केमिकल में नया सब्सटेंस फॉर्म होता है ना। और एग्जाम्पल क्या है फिजिकल का, शीशा टूट गया तो शीशा ही मिला, है ना, क्लियर है ना। क्योंकि शीशा हो या दिल हो आखिर, अरे यार क्या तुम लोगों को गाना भी नहीं आता यार। सेम ही होता है। अरे भाई गाना है इतना अच्छा, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो वो फिजिकल चेंज होगा। हाँ बेटा फिर से बोलो। सर अगर किसी वेजिटेबल को कट करेंगे तो वो फिजिकल चेंज होगा। हाँ, सुनो, वेजिटेबल को आप कट, कैसे जैसे होगा? एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है, फ्रूट सैलेड आप बना रहे हो, तो आपने एक बार फ्रूट तोड़ लिया, वहां से क्या बोलते हैं, पेड़ से तोड़ लिया, उसके बाद अब उसको कोई वहां से फ्रूट से, पेड़ से कोई एक्स्ट्रा कंटेंट तो मिल नहीं रहा, तो वो फिजिकल चेंज होगा। अगर आप सैलेड बना रहे हो, कट 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 काट रहे हो, तो वो फिजिकल चेंज है। आपने वो सैलेड खा लिया, क्या, कैसे होगा? क्या बेटा फिजिकल, रिवर्स होगा। अरे आम को काटा तो आम ही मिला ना। अगर आम का एक बड़ा स्लाइस है, उसको मैं छोटे में काट दूं तो वो आम ही है ना। क्या प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, क्या छोटे में काटने से टेस्ट चेंज हो गया, क्या छोटे में काटने से कलर चेंज हो गया, नहीं हुआ ना। वो सर चीज, मैंने बोलता वो रिवर्सिबल कैसे होगा फिर? अरे अब ऑब्वियस से जोड़ नहीं पाएंगे, बट कुछ नया भी तो नहीं मिल रहा सारे। हाँ, ऐसा नहीं कि सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो कुछ नया सब्सटेंस नहीं मिला तो वो फिजिकल चेंज ही है, ठीक है। यस। अपन बस उसको तोड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ,
और क्या, वो लगा दो, गोंद लगा के चिपका दो, चिपक जाएगा। नहीं, अगर तुमको इतना ही करना है कि सर चिपक नहीं रहा, तो चिपका दो गोंद लगा के, और क्या, चिपक जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे। इजी लाइक। हाँ, नेक्स्ट बेटा टॉपिक है, देखो यहाँ पे कुछ ये दिए हैं, इससे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, पक्का। फिजिकल और केमिकल चेंज बताना है, और एक एक करके आप लोग बताना, ठीक, 3-4 लोगों। चैप्टर में इतने क्वेश्चंस बता दिए, मैम तो देंगी नहीं इतने क्वेश्चंस। क्यों नहीं देंगी? क्वेश्चन बहुत बड़ा आएगा, एंड तक सर लिखना आपने पड़ेगा। तो बोल दिया ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट। एक्चुअली बेटा एनसीईआरटी में दिया सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप किसी चीज को रूल आउट नहीं कर सकते। कभी कभार बहुत लॉलीपॉप सा क्वेश्चन जो आप सोचते भी नहीं हो कि आएगा, वो क्वेश्चन आता है, और बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता। तो इसीलिए एवरीथिंग गिवन इन द एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट एंड यू हैव टू पे प्रॉपर अटेंशन टू, ठीक है। चलो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, ठीक है, इंटेक्स क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। बताओ लाइन से, सबसे पहला बताओ, अक्षिता बताओ। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्री क्या है अक्षिता? फिजिकल चेंज। हाँ, एक बार ट्री को काट दिया तो ट्री का भाई, उसकी लाइफ सोर्स उसका मतलब अबैंडन हो गया वो। अब ना उसको पानी मिलेगा ना कुछ मिलेगा, तो मर जाएगा। तो कटिंग ऑफ ट्री कौन सा चेंज है? केमिकल चेंज। दूसरा, मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन, बताओ श्रेया। सर फिजिकल चेंज। हाँ, बटर को आपने पिघला दिया, वापस से जमा दो तो वापस आपको बटर मिल जाएगा। रस्टिंग ऑफ एल्मिरा, आर्यन श्रीवास्तव। केमिकल। हाँ, एक बार रस्टिंग हो गई तो आपका अलमीरा खराब हो गया, ठीक। नेक्स्ट, बॉइलिंग ऑफ वाटर, चक्रवर्ती जी। फिजिकल चेंज। हाँ, बॉईल करोगे तो फिजिकल है। पासिंग ऑफ, नेक्स्ट अक्षिता, नेक्स्ट बताओ अक्षिता, अब मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा। पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड ब्रेकिंग डाउन। सर केमिकल चेंज। हाँ, केमिकल चेंज, ये इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। जब बिजली पास करके पानी को ब्रेक करते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में, इसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ये आप अगले साल क्लास 10th में पहले चैप्टर में पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट, डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर, कौन सा चेंज है श्रेया? फिजिकल चेंज। हाँ फिजिकल चेंज। हाँ, केमिकल। नहीं नहीं, फिजिकल है बेटा, वापस नमक मिल जाएगा, इवेपोरेशन करवा दो। हाँ, मेकिंग अ फ्रूट सैलेड, फिजिकल है, कोई ठीक भी। है, फिजिकल है। वही मैं कह रहा हूँ, आम को काटोगी तो आम मिलेगा ना, खरबूज थोड़ी मिल जाएगा, नया सब्सटेंस नहीं मिल रहा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट, बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। केमिकल। केमिकल। हाँ, बर्निंग केमिकल है, ठीक है, वेरी गुड, आप लोग बहुत तेज हैं। अब आते हैं ए, क्लास खत्म होने वाली है, 2 टॉपिक और बचे तो आज अपन कर लेते हैं, ठीक है। मैं दोबारा दोबारा मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यस। ठीक, आ जाओ 2 मिनट में, बंद कर रहा हूँ, ठीक बेटा। यस। ओके, यस। एंड 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 एंड। तो देखो लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज एलिमेंट या द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। एलिमेंट को अपन प्योरेस्ट फॉर्म बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? बिकॉज एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। फिर से एग्जांपल सुन लो, मैंने कहा हाइड्रोजन का एलिमेंट है तो उसमें केवल हाइड्रोजन के एटम होंगे। मैंने कहा ऑक्सीजन का एटम है तो उसमें केवल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो उसमें केवल ऑक्सीजन के एटम होंगे। तो एलिमेंट में एक ही काइंड ऑफ पार्टिकल रहता है, ठीक है, क्लियर है अक्षिता, आर्यन, स्क्वायर, श्रेया? यस सर। यस। हाँ, किसी ने कुछ बोला? पूछ लो। यस। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, लेट्स मूव फर्दर। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा अपना आता है, वो आता है, 2 प्रकार के एलिमेंट हैं इस दुनिया में, एक है मेटल और एक है नॉन मेटल, ठीक। पढ़िए ना मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आप लोग ने? यस। यस सर। मेटल क्या होते हैं? दे आर गुड कंडक्टर, नॉन मेटल आर बैड कंडक्टर। अच्छा, एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो गुड कंडक्टर है। टेल मी वन नॉन मेटल विच इज अ गुड कंडक्टर। ग्रेफाइट। वाटर। हाँ, नहीं नहीं, सही बोला, नहीं नहीं, वाटर तो ठीक है, ग्रेफाइट।
वाटर अगर डिस्टिल्ड है तब वो बिजली कंडक्ट नहीं करेगा। वो बिजली कब कंडक्ट करता है वाटर आपका, जब वाटर में इम्प्योरिटीज या कुछ एसिड मिला रहता है। डिस्टिल्ड वाटर जो अपन बैटरी में डालते हैं वो बिजली कंडक्ट नहीं करता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक ऐसा मेटल बताओ जो लिक्विड स्टेट में है। मर्क्यूरी। हाँ मरकरी, ठीक है। गुड गुड। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, मेटल जनरली हार्ड होते हैं और नॉन मेटल गैसेस होती हैं मोस्टली, या फिर लिक्विड होती हैं। अच्छा, एक ऐसा मेटल बताओ जो हार्ड नहीं है। मर्क्यूरी। अरे मरकरी तो लिक्विड है, जो मतलब सॉलिड होके भी हार्ड नहीं है, नरम है, सख्त नहीं है, ऐसा मेटल। नहीं पता। सोडियम। सोडियम को अपन चाकू से काट सकते हैं, मतलब वो सॉलिड है लेकिन बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। और सोडियम इतना खतरनाक मेटल है, अगर आप उसको अपने हाथ में लोगे ना तो आपके हाथ में वो आग पकड़ लेगा। तो उसको अपन केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है मेटल की, कि मेटल सोनरस होते हैं, मतलब हिट करो तो उसमें आवाज आती है। नॉन मेटल सोनरस नहीं होते, हिट करोगे तो आवाज नहीं आएगी। उसके बाद मेटल जनरली लश्चरस होते हैं। लश्चरस मतलब शाइन करते हैं, है ना। सारे मेटल चमकते हैं, चाहे आयरन हो, कॉपर हो, सिल्वर हो, है ना। तो मेटल शाइन करते हैं, नॉन मेटल शाइन नहीं करते। अब एक ऐसा नॉन मेटल बताओ जो शाइन करता है, एक्सेप्शन है। ग्रेफाइट। बॉक्साइट। नहीं, बॉक्साइट तो और है एल्यूमिनियम का, Al2O3, वो तो और है वो आयोडीन। हाँ गुड साक्षी। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्यर करता है या शाइन करता है। ठीक, ये सब जनरल नॉलेज के सवाल हैं, पढ़ लो, कहीं ना कहीं काम आएंगे। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी मेटल की, मेटल आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, उससे अपन तार बना सकते हैं। अच्छा, आपको पता है 10 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है 1 तोला सोने से, इतना ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड। इसीलिए गोल्ड के अपन ज्वेलरी बनाते हैं। बहुत पतली वायर। तो मेटल डक्टाइल होते हैं, दैट इज दैट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होते। उसके बाद मेटल मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब दे कैन बी बीटन इनटू शीट। वो बनती ना शटर, शटर और रैलिंग बनती है ना, तो वो सब मेटल की रहती है। तो दे कैन बी बीटन इनटू शीट। नॉन मेटल आपके मेलिएबल नहीं होते हैं। ठीक है, बन जाएगा ये मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस। हम्म। यस सर। लास्ट बेटा जो टॉपिक अपना बचा वो बचा हाँ बेटा। अच्छा, चलो, लास्ट जो टॉपिक बचता है वो बचता है कंपाउंड और मिक्सचर के बीच का डिफरेंस। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। पहले समझ लो कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड कब बनता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। बताया था मैंने कि देखो यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ थोड़ा सा। गर हालत दिल का तंग तंग तू अनजा मेरे संग संग बस। हाँ देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा वाटर, तो वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर वाटर बनता है ना। तो ये कंपाउंड है। तो कंपाउंड क्या होता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन इन अ, ये वर्ड लिख देना, फिक्स रेशियो बाय मास। फिक्स रेशियो बाय मास का मतलब क्या हुआ, कि वही मैंने बताया था कि तुम कहीं का भी पानी उठा लो, चाहे इंडिया का, चाहे पाकिस्तान का, चाहे अमेरिका का, आप ये पाओगे कि पानी में 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। तो ये होता है कंपाउंड। कंपाउंड में कैसा होता है कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा मतलब एक जो एटम है उनके बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। दूसरा होता है मिक्सचर। मिक्सचर आपको पता है, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर इन एनी रेशियो, किसी भी रेशियो में मिला दिया। जैसे मान लो मैं बेचता हूँ गेहूं, ठीक है, और किसका एग्जांपल ले लें, यहाँ पे बिजनेसमैन कौन है, हाँ अग्रवाल लोग बिजनेसमैन होते हैं ना। चलो अक्षिता का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं गेहूं बेचता हूँ और अक्षिता भी गेहूं बेचती है।
मान लो मैं शरीफ हूँ, तो मैंने 10 किलो गेहूं में केवल 1 किलो कंकड़ मिलाया, मैं शरीफ हूँ। अक्षिता, मान लो अक्षिता को पैसा बहुत कमाना है, तो अक्षिता ने 10 किलो गेहूं में 100 किलो कंकड़ मिला दिया। तो वो तो डिपेंड करता है ना किसकी कितना मन। क्या क्या एग्जाम्पल बहुत बुरा था, सॉरी। चाय का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ लोग चाय में 1 चम्मच चीनी लेते हैं, कुछ लोग 2 चम्मच, कुछ लोग 3 चम्मच, डिपेंड करता है। तो मिक्सचर में आप जो क्वांटिटी ऐड करते हो वो आपके मन अनुसार है, स्वाद अनुसार है, और दूसरे के स्वाद अनुसार है। किसी भी रेशियो में आप ऐड कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? अक्षिता, साक्षी, आर्यन, यस सर। श्रेया। यस सर। यस ओके Yes, ओके ओके ओके, हाँ आगे देखो। अच्छा, अब जैसे मान लो मैंने नींबू पानी बनाया, नींबू पानी शक्कर, तो नींबू का भी स्वाद आएगा, शक्कर का भी स्वाद आएगा, और मान लो नमक डाला तो नमक का भी स्वाद आएगा। तो मिक्सचर में क्या होता है बेटा, हर जितने भी कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करते हैं मिक्सचर में। लेकिन अगर मैं बात करूं कंपाउंड की, तो मैंने एग्जांपल शायद दिया था ना, पानी वाला दिया था कि नहीं, दिया था ना? सुन लो। सर याद नहीं। हाँ देख लो, पानी किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन, मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा फ्यूल है। ऑक्सीजन क्या करता है? कंबशन करवाता है, ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लगती। और इन दोनों से मिलके बनता है पानी, जो कि आग को बुझाता है। तो सुन लो, अगला डिफरेंस कहने का मतलब है कि मिक्सचर में जो भी पार्टिकल हैं वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं, बट कंपाउंड में जो पार्टिकल मिलकर कंपाउंड को बना रहे हैं, कंपाउंड के बनने के बाद वो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर पाते हैं। क्लियर है ये चीज सभी को? हम्म। yes, sir. हाँ, यस सर। तो हाइड्रोजन खुद एक फ्यूल है, ऑक्सीजन आग में लगाने में मददगार होता है, इन दोनों से मिलके बनता है वाटर, जो कि आग बुझाता है। प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो गई। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अगर मैं नींबू पानी और नमक डालता हूँ तो नींबू का भी स्वाद आएगा, पानी का भी स्वाद आएगा, नमक का भी स्वाद आएगा। क्यों? क्योंकि मिक्सचर है। मिक्सचर में सब्सटेंसेस या जो कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल है अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करते हैं, कंपाउंड में कंस्टिट्यूटिंग पार्टिकल अपनी प्रॉपर्टी रिटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक। उसके बाद फिर वही पॉइंट लिख देना, कंपाउंड में फिक्स रेशियो में प्रेजेंट होता है बाय मास, और मिक्सचर में एनी रेशियो बाय मास प्रेजेंट होता है। मिक्सचर के पार्टिकल अपन इवेपोरेशन, फिल्ट्रेशन, हैंड पिकिंग ये सब करके निकाल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, गेहूं और कंकड़ है, तो कंकड़ आप हैंड पिकिंग से निकाल दो। मान लो आटे में भूसी है, तो उसको वो कर दो, सीविंग कर दो उसका, है ना? हस्क है और गेहूं है, तो उसकी आप थ्रेशिंग और विनोइंग कर दो। तो फिजिकल, सिंपल फिजिकल मेथड से मिक्सचर के आप कंपोनेंट अलग कर सकते हो। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि आर्यन, ये पानी है, इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर दो, तो क्या तुम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो कंपाउंड के पार्टिकल्स को अलग करने में केमिकल प्रोसेसेस लगते हैं, और इसके लिए लैब होना जरूरी है। बिना लेबोरेटरी के आप ये सब काम नहीं कर पाओ, मतलब आपके पास कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए। बल्कि मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने के लिए कोई भी स्पेशल इंस्ट्रूमेंट नहीं चाहिए, आप सिंपल फिजिकल मेथड से इसको अलग कर सकते हो। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस। हाँ, तो यहीं पे आपका चैप्टर खत्म होता है। अब इसके बाद बचती है एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज आप ट्राई करना, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई बात नहीं, अभी हम जिंदा हैं। ठीक है, ओके। हम्म। यस सर। ठीक है, श्रेया, साक्षी, आर्यन, आर्यन स्क्वायर, यस सर। अक्षिता। यस सर। ओके, तो फिर आज इतना ही रखते हैं, कल से फिर टेस्ट चालू कर दें, कर यस सर। दीजिए। है ना? यही इसी जूम में ही ले लेंगे, क्वेश्चन पेपर हम सामने रख देंगे, आपसे पूछते रहेंगे, आप आंसर बता देना, जो आपको नहीं बनेगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक। सर कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। अरे भैया, कैमरा क्या ऑन, उसमें तो मैं शेयर करूंगा ना पेपर, तो आधी तो स्क्रीन शेयर में चली जाएगी। अब हाँ, गूगल मत करना, बस मेरा ये कहने का मतलब है, जो अपना दिमाग लगाना, गूगल करना बहुत आसान है, लेकिन गूगल ने अपना दिमाग कम कर दिया है। ठीक है, तो प्लीज डोंट यूज गूगल। ओके, ठीक है। यस। तो सर कल मेरा भी। मेरा भी, कहाँ, कौन बोला? ये साक्षी बोली, श्रेया बोली? मैं बोली सर, साक्षी। हाँ, तो तुम भी दे देना ना, क्या दिक्कत है? टेस्ट आ जाना, उसमें क्या है, तुम नहीं तो तो ऑफलाइन में ही। ऑफलाइन में। चलो मैं बता दूंगा, ठीक है, यस सर। मैं बता दूंगा। ठीक, वैसे चैप्टर तुम लोग का भी हो गया है ना? हाँ हाँ, जी सर। चलो ठीक है, फिर मैं बता दूंगा। ठीक।
हाँ तो कल टेस्ट रहेगा भैया, और पढ़ के आना थोड़ा, ठीक। और जो नहीं बनेगा मैं आपको बताऊंगा। हाँ बोलो, क्या हो गया? सर कुछ नहीं, फुल केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की होगी? नहीं कल कल मैं टेस्ट लूंगा केवल केमिस्ट्री का, दोनों चैप्टर, फिर एक दिन फिजिक्स का। और बायो तो देखो बहुत कम है, रटने वाला है, सेल थ्योरी और वो सब। तो सर फिजिक्स, केमिस्ट्री की ग्राफ भी आपने भेज दिया ना आज? ग्राफ कलेक्ट फिजिक्स का भेजा ना? भेजा था ना आज आपने? फिजिक्स का मैंने भेजा, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। केमिस्ट्री का क्यों भेजूंगा? मैं केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ाता हूँ मैं। से ही बोल रही थी मैं। हाँ फिजिक्स का, हाँ। तो वहां तक आना है, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और डीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, ये सब ठीक। तो मैं बता दूंगा, ठीक है। एक दिन मैं जिस दिन टेस्ट लूंगा ना, तो क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, बन जाए तो अच्छे, जो आपको नहीं बनेंगे तो मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। और एक बार उस वीडियो को भी देख यस लेना, सर। ठीक, जो मैंने भेजा है। श्रेया, साक्षी है ना, साक्षी लोग यस को तो सर। पढ़ा दिया है, श्रेया लोग में मैंने वीडियो अपलोड कर दिया था, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना काफी है, कल मिलते हैं, ठीक। सेम टाइम नहीं, सेम प्लेस, टाइम सुन लो, टाइम 5:30 से 6 के बीच मैं अपडेट कर दिया करूंगा, ठीक है। तो 5:30 से 6 के बीच थोड़ा फोन के आसपास रहा करो, ओके, ठीक है। यस। चलो ओके बेटा, बाय बाय। पढ़ लेना जो पढ़ाने, तो फिर से भूल जाओगे, ठीक। और कोई डाउट हो तो पूछ लेना, बाय ओके। सर, थैंक यू सर। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू। बाय बाय बाय।